डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अध्ययन करेंगे ओनरशिप, स्वामित्व। हिंदू धर्मशास्त्र में यह कहा गया है कि स्वामित्व, ओनरशिप, टाइटिल, हक, स्वत्व एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, एक ही नाते के रूप हैं, एक ही रिश्ते के रूप हैं। और उसी नाते के, उसी रिश्ते से जो व्यक्ति और उस चीज़ में है जिसको अपने कहता है, यदि व्यक्ति को अपने रिश्ते का वर्णन करता है तो उसकी संज्ञा होगी स्वामित्व, ओनरशिप। ये वस्तु को लेकर उस नाते का आप वर्णन करेंगे तो उसे कहेंगे कि टाइटिल है। बिना किसी व्यक्ति के और बिना किसी चीज़ के जो है स्वामित्व की अवधारणा नहीं की जा सकती। इसमें हम लोग देखते हैं डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व जो है एक ऐसा तथ्य है जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जो है वास्ता होता है। विधि के अंतर्गत जो है, कानून के अंतर्गत जो है, लॉ के अंतर्गत स्वामित्व का अर्थ एक ऐसे अधिकार से होता है जिस पर किसी अन्य का अतिक्रमण जो है दंडनीय अपराध माना जाता है। स्वामित्व किसी व्यक्ति का एक निश्चित वस्तु पर जो है पूर्ण अधिकार होता है, जो संपूर्ण विश्व के विरुद्ध प्राप्त होता है। यह मूर्त भी हो सकता है, अमूर्त भी हो सकता है। स्वामित्व एक विशेष प्रकार का एक ऐसा संबंध है जो एक व्यक्ति तथा उस वस्तु के बीच में होता है। यदि जो है एक वस्तु के ऊपर उस व्यक्ति को असीमित तथा बहुत से अधिकार हों तो वह उस व्यक्ति को उस वस्तु पर जो है अपना स्वामित्व प्रदर्शित करता है। ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन ने डिफिनेशन दिया है, ऑस्टिन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि के दृष्टि से असीमित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के प्रयोग के लिए असीमित अधिकार प्रदान करता है। उनके अनुसार जो है, अगर देखा जाए ऑस्टिन के अनुसार, तो एक व्यक्ति को किसी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है जब उसके पास संपत्ति को बहुत समय तक उपभोग का अधिकार हो, बेचने का अधिकार हो तथा उस संपत्ति से संबंधित अधिकारों की अवधि जो है असीमित हो। सामंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सामंड, किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। अर्थात स्वामित्व एक व्यक्ति तथा अधिकार के बीच का संबंध है और इसमें अनेक अधिकार जो है समाहित होते हैं जो विशेष व्यक्ति व सारे विश्व के प्रति जो है होते हैं। हॉलैंड किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को जो है स्वामित्व करते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जा सकता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु का प्रयोग कर रहा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को कितनी भी कीमत पर बेचने का अधिकार रखता हो। पैटर्न के अनुसार आप देखेंगे किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर स्वामित्व होना यह प्रदर्शित करता है कि उस व्यक्ति को उस वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हो गए हैं: उपभोग करने का अधिकार, कब्जा रखने का अधिकार, संपत्ति के अंतरण का अधिकार, जमानत के रूप में पेश करने का अधिकार, संपत्ति को छोड़ने तथा बेचने का अधिकार। पैटर्न के अनुसार स्वामित्वधारी के इन पूर्ण अधिकारों को विधि द्वारा सीमित या आपसी समझौते द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है। पोलक कहते हैं कि किसी भी वस्तु के ऊपर कानून के द्वारा उपयोग व बेचने आदि के लिए दिए गए पूर्ण अधिकार को ही जो है स्वामित्व कहते हैं। अतः जो है कह सकते हैं कि वस्तु का व्यय करने की शक्ति, स्वामित्व एक महत्वपूर्ण तत्व है और यह शक्ति सीमित भी हो सकती है और स्वामी अपने व्यय की शक्ति को निलंबित रख सकता है या उसे अपने उत्तराधिकारियों के लिए जो है वह सुरक्षित रख सकता है। अब हम लोग देखते हैं इसेंशियल एलिमेंट ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व को साबित करने के निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं, जिसमें पहला हम देखते हैं वस्तु के उपभोग का अधिकार। स्वामित्व का सबसे पहला तत्व है वस्तु के
ऊपर उपभोग का अधिकार उस व्यक्ति के पास होना चाहिए जो उस वस्तु का स्वामित्व मांगना चाहता है या सिद्ध करना चाहता है। वस्तु के ऊपर प्रयोग का अबाध और सीमित अधिकार वस्तु के स्वामित्व की ओर इशारा करता है और संपत्ति या वस्तु पर पूर्ण उपयोग का अधिकार या तत्व ही स्वामित्व के लिए आवश्यक तत्व है। संपत्ति या वस्तु को बेचने आदि की शक्ति स्वामित्व का दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है, उस वस्तु के ऊपर जो है व्यक्ति को बेचने, गिरवी रखने, छोड़ने, अमानत के रूप में रखने आदि की पूर्ण शक्ति जो है होनी चाहिए। यदि व्यक्ति के पास जो है एक शक्ति नहीं है तो वह उसका पूर्ण स्वामी नहीं माना जा सकता। पूर्ण स्वामित्व के लिए उस वस्तु को बेचने, ग्रहण करने, दान करने आदि की पूरी शक्ति उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए। कब्जा तीसरा तत्व है। स्वामित्व का जो तीसरा तत्व प्रेषण है, तीसरा आवश्यक तत्व है वस्तु के ऊपर जो है कब्जा होना, अर्थात वह उस वस्तु उस व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए जो उस वस्तु का स्वामी बनने या कहलाने का हक रखता है। वस्तु का कब्जा जो है स्वामित्व साबित करने में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कहीं कहीं तो कब्जा अकेला ही स्वामित्व के विवाद बिंदु को तय करने का साधन रह जाता है। असीमित अवधि व अधिकार स्वामित्व का जो है चौथा आवश्यक तत्व है कि व्यक्ति के पास उस वस्तु के ऊपर असीमित अधिकार है, अर्थात वह असीमित अवधि से उसको प्रयोग में ला रहा है। संपत्ति के ऊपर असीमित अधिकारों का होना पूर्ण स्वामी होने का द्योतक। जैसे ए नामक व्यक्ति ने पेन खरीदा, उस अवधि में उसका प्रयोग और करता रहा, किसी ने भी उस पेन को अपना समझकर नहीं मांगा, यह उसके पूर्ण स्वामी होने का जो है सूचक है। वैधानिक तरीके से प्राप्त पांचवा है और अंतिम आवश्यक तत्व है वैधानिक तरीके से प्राप्त स्वामित्व के लिए। ये पांचवा अंतिम आवश्यक तत्व है उस वस्तु को वैधानिक तरीके से प्राप्त किया है, जैसे चोरी, ठगी, बेईमानी या छीनने के द्वारा प्राप्त संपत्ति या वस्तु पर हमारा पूर्ण स्वामित्व नहीं होता, क्योंकि हमने उसे वैधानिक या उचित तरीके से प्राप्त नहीं किया। अगर हम कोई भी वस्तु अगर वैधानिक तरीके से प्राप्त है तो उस पर जो है स्वामित्व पूर्ण होगा, और वैधानिक तरीके से प्राप्त हुई चीज पर स्वामित्व वैधानिक नहीं हो सकता। अब हम लोग अध्ययन करते हैं काइंड्स ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के प्रकार। तो पहला हम देखते हैं कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल ओनरशिप। मूर्त स्वामित्व, कॉर्पोरियल ओनरशिप से तात्पर्य जो यहाँ पर यह है कि भौतिक पदार्थ के स्वामित्व से था। अमूर्त स्वामित्व इनकॉर्पोरियल ओनरशिप से यहाँ जो इसकी मीनिंग है, जो अर्थ है कि किसी अधिकार के स्वामित्व से है। इस प्रकार मूर्त स्वामित्व के अंतर्गत वह स्वामित्व आता है जो किसी भौतिक वस्तु या पदार्थ से संबंधित, जैसे दृश्य चीजें अर्थात सामान, जमीन, मकान, दुकान, पेड़, नदी, नाले आदि संबंधित जो हमें दिखाई देते हैं स्पष्ट रूप से। स्वामित्व मूर्त स्वामित्व की श्रेणी में यह आता है, जबकि स्वामित्व जो है किसी अमूर्त वस्तुओं के प्राप्त होता है, जिसे अमूर्त स्वामित्व इनकॉर्पोरियल कार्य जैसे सुखाधिकार, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, व्यापार की गुडविल, इज्जत आदि विषय संबंधी जो है संपत्ति का स्वामित्व जो है यह इनकॉर्पोरियल होता है। एक केस है आरसी कूपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वामित्व की विषय वस्तु संपत्ति होती है जो दो प्रकार की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, मूर्त और अमूर्त। मूर्त संपत्ति जैसे मकान, घर, माल, जमीन आदि। अमूर्त संपत्ति में जो है कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल आदि के रूप में होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मत व्यक्त किया कि संपत्ति प्रीविपर्स के रूप में भी हो सकती है। एकल सोल एंड को ओनरशिप, एकल और स्वामित्व। जब अधिकार एक ही व्यक्ति में निहित होता है तो ऐसा स्वामित्व एकल स्वामित्व होता है, परंतु यदि स्वामित्व का अधिकार दो या अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से निहित होता है तो उस दशा में
प्रत्येक का स्वामित्व सहस्वामित्व होता है। को ओनरशिप जो है को ओनरशिप के दो प्रमुख भेद भी हैं, सामान्य स्वामित्व ओनरशिप इन कॉमन तथा संयुक्त स्वामित्व ज्वाइंट ओनरशिप। जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ किसी भूमि पर या वस्तु पर स्वामित्व रखते हैं तो वह सामान्य स्वामित्व ओनरशिप इन कॉमन कहलाता है। इसमें उनका कब्जा अविभाजित रहता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अन्य सहस्वामियों के साथ जो है उस भूमि या वस्तु का स्वामी होते हैं। किसी एक सहस्वामी की मृत्यु हो जाने पर मृतक के अधिकार उससे उत्तराधिकारी को प्राप्त हो जाते हैं। टेनेंसी या इन कॉमन आभोग भी कैसे को कहते हैं। संयुक्त स्वामित्व ज्वाइंट ओनरशिप में किसी स्वस्वामी की मृत्यु हो जाने पर उसका स्वामित्व भी समाप्त जो है हो जाता है तथा शेष जीवित स्वस्वामी उत्तरजीविता के अधिकार राइट ऑफ सर्वाइवरशिप के आधार पर जो है उस संपत्ति के पूर्ण स्वामी रहते हैं। इसमें जो है मृत स्वस्वामियों के उत्तराधिकार को जो है स्वामित्व प्राप्त नहीं होता बल्कि यह शेष जीवित स्वस्वामित्व के अंतरित हो जाते हैं। यह ज्वाइंट टेनेंसी भी इसको कहा जाता है। एक केस है इनकम टैक्स कमिश्नर इनकम टैक्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण। इसमें न्यायालय ने कहा कि भारत में सहदायिकी को पार्सनरी एक प्रकार का सहस्वामित्व को ओनरशिप है और इसके अंतर्गत वे सम्मिलित होते हैं जो अपने जन्म से संयुक्त या सहदायिकी संपत्ति में जो है हित प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप। न्यास व हितप्रत स्वामित्व। संपत्ति का न्यास दोहरा स्वामित्व होता है, डुप्लीकेट ओनरशिप होता है। न्यस्त संपत्ति पर एक ही समय दो व्यक्तियों का जो है स्वामित्व होता है और एक तो न्यासी उस संपत्ति पर स्वामित्व रखता है जबकि दूसरे और हितधारी को भी उस संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है। न्यस्त संपत्ति पर जो है न्यासी के स्वामित्व को न्यास स्वामित्व ट्रस्ट ओनरशिप भी कहते हैं तब उस संपत्ति पर हिताधिकारी के स्वामित्व को हितप्रत स्वामित्व बेनिफिशियल ओनरशिप भी कहते हैं। जो है नेक्स्ट, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। जो स्वामित्व कानून के द्वारा कानून के रचना मिलता है उसे विधिक स्वामित्व लीगल ओनरशिप कहते हैं। इस प्रकार का स्वामित्व जो है कानून में दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही प्राप्त होता है, जबकि इक्विटेबल ओनरशिप सामूहिक स्वामित्व वह स्वामित्व है जो एक व्यक्ति को साम्य में प्राप्त। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना ऋण किसी अन्य व्यक्ति को मौखिक रूप से समुदेशित करता है, साइन करता है, तो वह व्यक्ति अभी भी उसका विधिक स्वामी होगा क्योंकि उसने ऋण को लिखित समुदेशन साइन द्वारा अंतरित नहीं किया है तथा दूसरा व्यक्ति सामूहिक स्वामी माना जाएगा। कभी कभी जो है एक ही वस्तु पर एक व्यक्ति का विधिक स्वामित्व होता है और दूसरे का उस पर सामूहिक स्वामित्व होता है। जैसे किसी न्यासी का स्वामित्व विधिक स्वामित्व लीगल ओनरशिप होगा जबकि हितधारी का स्वामित्व साम्य द्वारा मान्य होने के कारण जो है इसको हम इक्विटेबल ओनरशिप कहते हैं, सामूहिक जो है स्वामित्व कहते हैं। वेस्टेड एंड लिमिटेड ओनरशिप। यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी सभी बातों को पूर्ण हो जाती हैं तो स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण रहता है तो वह स्वामित्व निहित स्वामित्व वेस्टेड ओनरशिप कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अंतरित कर देता है तो उस दूसरे व्यक्ति को उस संपत्ति पर निहित स्वामित्व वेस्टेड ओनरशिप जो है प्राप्त हो जाती है। परंतु यदि स्वामित्व प्राप्त करने संबंधी कुछ बातें घटित हो जाती हैं लेकिन कुछ अन्य घटित होना या न होना शेष रह जाता है तो ऐसे स्वामित्व को जो है कॉन्टिजेंट ओनरशिप समाश्रित स्वामित्व कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त होने वाली संपत्ति, साझेदारी की संपत्ति, कंपनी का लाभांश आदि। इसी प्रकार यदि विधवा स्त्री का अपने मृत पति के घर में रहना या न रहना, शादी करना या न करने के ऊपर अपने पति की संपत्ति में से प्राप्त होने वाला हित जो है समाश्रित स्वामित्व है, कॉन्टिजेंट ओनरशिप है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में अमुक वस्तु के उपयोग के लिए सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं
और अन्य व्यक्तियों उसके अधिकार में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे अधिकार को एब्सोल्यूट ओनरशिप कहते हैं। परंतु इस स्वामित्व का प्रयोग इसी प्रकार से किया जा सकता है कि समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाया जाए। लिमिटेड ओनरशिप। लिमिटेड ओनरशिप वह ओनरशिप होता है जिस समय संपत्ति का स्वामित्व अथवा संपत्ति में स्वामित्व सीमित होता है या आंशिक होता है या दूसरे के साथ साथ ही प्राप्त उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के स्वामित्व में प्रयोग, लेने व देने आदि पर सीमा रोक टोक लगी होती है। वैसे आजीवन उपयोग का अधिकार, हिंदू परिवार में विधवा का अधिकार। डायरेक्ट ओनरशिप। प्रत्यक्ष स्वामित्व। प्रत्यक्ष स्वामित्व से यहाँ जो अभिप्राय है, जो मतलब है, जिसको एक व्यक्ति स्वयं के उपयोग के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे रूप से प्राप्त कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दुकानदार से अपने प्रयोग के लिए घड़ी, साइकिल, पेन आदि खरीदना। एक और देखेंगे आप, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड कंडीशनल ओनरशिप। प्रेजेंट ओनरशिप व्यक्ति में निहित होता है, लेकिन भविष्य में स्वामित्व फ्यूचर ओनरशिप प्राप्त होता है। सशर्त स्वामित्व कंडीशनल ओनरशिप में जब तक शर्त पूरी नहीं करी जाती तब तक स्वामित्व जो है निहित नहीं होता। मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। स्वामित्व के संदर्भ में जो है, स्वामित्व के संदर्भ में जो है वस्तुएं दो प्रकार से जो है अर्जित की जाती हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति में न हो, स्वामीहीन संपत्ति रेशनलिस्ट कहलाती हैं, और इन्हें कब्जे में लेकर इन पर स्वामित्व अर्जित जो है किया जा सकता है। परंतु ऐसी वस्तुओं पर जो पहले से ही किसी व्यक्ति के स्वामित्व में है, उससे व्युत्पन्न रीति से स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार स्वामित्व का अर्जन करने की जो तरीके हैं, पहले दो तरीके हैं। पहला है ओरिजिनल फॉर्म और दूसरा है डेरिवेटिव फॉर्म। तो पहले हम लोग देखते हैं ओरिजिनल फॉर्म को, जो मूल तरीका है। मूल तरीका में जो पहला तरीका है ऑक्यूपेशन, अधिग्रहण। इस प्रकार का स्वामित्व जो है स्वामी विहीन पदार्थों के लिए लागू होता है। सर्वप्रथम जो है ऐसी वस्तुओं का अधिग्रहण करता है वो उसकी हो जाती है। जैसे जंगली पशुओं का अधिग्रहण, जब कोई खोई हुई वस्तु का मालिक नहीं मिल पाता है तो पाने वाला उसका जो है स्वामी बन जाता है। स्पेसिफिकेशन, विशिष्टकरण। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु पर कार्य करके कोई नई चीज बना जाता है तो वह इस नई वस्तु का स्वामी जो है हो जाता है। इस प्रकार ऐसा स्वामित्व श्रम और बुद्धि से दूसरे व्यक्ति को की वस्तु से अभिनिर्माण द्वारा प्राप्त किया जाता है। परंतु रोमन विधि का यह नियम अब अक्षरशः लागू नहीं होता। भारतीय और आंग्ल विधि में सामान का मालिक ही स्वामी बन जाता है। इसके संबंध में कोई विवाद नहीं। जैसे जब हम सुनार को अंगूठी बनाने के लिए सोना देते हैं तो मात्र उसको अंगूठी का रूप देने से उसका स्वामी नहीं बन जाएगा। यह बात अन्य चीज़ों के लिए भी लागू होती हैं। अब आता है कन्फ्यूजियो। जब दो व्यक्तियों के समान को मिला दिया जाता है तो इससे संयुक्त स्वामित्व का उद्भूत होना जो है स्वाभाविक है। ठोस पदार्थों के सम्मिश्रण का द्योतक है, जबकि दूसरा तरल पदार्थों का एसेशन। जब किसी वस्तु में प्राकृतिक कारण से या अन्य प्रकार से वृद्धि हो जाती है तो उसे स्वामी को लाभ मिलता है। जैसे नदी के मोड़ से बढ़े हुए भाग होते हैं। नदी में टापू या स्थल आ जाने से स्वामित्व का जो है सृजन होता है, जिसका लाभ जो है तटवर्ती जो है दोनों स्वामियों को होता है। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेस्क्रिप्शन पर अस्केफियो। अब यहाँ पर जब देखते हैं हम, जब हम भोगाधिकार जो होता है, जब हम दूसरे की संपत्ति का एक लंबी अवधि से प्रयोग करते चले आते हैं तो उस पर हमारा अधिकार हो जाता है और हम उस पर कुछ प्रयोजनों के लिए स्वामी बन जाते हैं। भारत में लिमिटेशन एक्ट, भारत की पश्चिमन अधिनियम की धारा 25 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति निरंतर 12 वर्ष या उससे अधिक अवधि की तथा दूसरी संपत्ति पर कब्जा बनाए रखता है तो उसका स्वामी बन जाता है। समान प्रावधान जो है आंग्ल विधि में है। रोमन विधि में यह अवधि जो है इस बात पर निर्भर करती है क्या पक्षकार एक ही अधिवास के हैं या भिन्न भिन्न अधिवास के हैं। यदि उनका अधिवास
एक ही स्थान का है तो प्रतिकूल कब्जे के से स्वामी का स्वामित्व प्राप्त करने की अवधि 10 वर्ष थी, लेकिन पक्षकारों के असमान होने पर यह समय जो है 20 वर्ष जो है माना जाता रहा है। अब आते हैं फ्रैक्टम परसेप्टियो। इनके अनुसार व्यक्ति वृक्ष के साथ साथ उसके फल भी एकत्रित करने का भी हकदार होता है। जैसे एक ही गाय बी के पास है और एक बछड़े को जन्म देती है, तो गाय के साथ ही बछड़ा पाने का अधिकार का गाय का स्वामी ही होता है। डेरिवेटिव फॉर्म। व्युत्पादित तरीका क्या होता है? डेरिवेटिव फॉर्म का होता है जब स्वामित्व किसी पूर्ववर्ती स्वामी से व्युत्पन्न होता है तो उस व्युत्पादित अर्जन कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो है विरासत द्वारा स्वामित्व का अर्जन निर्वसिति और वसिति और जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण, क्रय, दान, प्रतिग्रहण आदि होता है। प्रत्येक विधि प्रणाली में ऐसे निहित नियम हैं, ऐसे प्रिस्क्राइब्ड रूल्स हैं जो स्वामित्व की अर्जन की इस विधि को जो है विनियमित और शासित करते हैं। जैसे उत्तराधिकार की विधि, संपत्ति अंतरण विधि। इस प्रकार के तरीकों डेरिवेटिव फॉर्म में पूर्ण स्वामित्व का अस्तित्व जो है ग्रहण किया जाता है, और इस प्रकार की स्वामित्व जो है ओनरशिप प्राप्ति जो है क्रय विक्रय, दाय या उत्तराधिकार, इच्छा पत्र या दान आदि से हो सकती हैं। यह किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी हो सकता है। पोजीशन ऑफ ओनरशिप इन इंडियन लॉ। अन्य देशों की बात हम देखें तो भारतीय विधि व्यवस्था में भी संपत्ति पर स्वामित्व के अधिकार को मान्यता दी गई है, परंतु भारत में कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पर अनन्य स्वामित्व एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं रख सकता, क्योंकि इस देश में स्वामित्व का अधिकार संविधियों, इंस्टीट्यूट और रेगुलेशनों द्वारा निर्बंधित रखा गया है। भूमि की अधिकतम सीमा संबंधित कानून, बैंक राष्ट्रीयकरण और कंपनी विधान आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रत्येक विधि प्रणाली में स्वामित्व के अंतरण और अर्जन के लिए जो है कुछ औपचारिकताएं होती हैं। आधुनिक काल में, मॉडर्न पीरियड में, औपचारिकताओं द्वारा जो है विधि द्वारा जो है वो सब प्रिस्क्राइब्ड हैं और विशुद्ध रूप से जो है धन निरपेक्ष होती हैं, और ये औपचारिकताएं अंतरित की जाने वाली संपत्ति के प्रकार, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती हैं। भारत में जो है यह औपचारिक अस्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, माल विक्रय अधिनियम 1930, फर्म की संपत्ति के अंतरण के लिए भागीदारी अधिनियम 1932, कंपनी के संपत्ति के अंतरण के लिए कंपनी अधिनियम, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और अनेक अधिनियम में जो है पाए। राइट वर्सेस फ्लेचर केस आप देख सकते हैं कि कोर्ट में कोई भी स्वामी अपने स्वामित्व के अधिकार का प्रयोग इस प्रकार नहीं कर सकता कि जो दूसरे के अधिकारों का जो है अतिलंघन हो। उसने अपने अधिकार का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे अन्य को क्षति न पहुंचे। स्वामित्व के अर्जन के लिए औपचारिकताओं का अनुपालन अनिवार्य होता है, और उनके बिना कोई व्यक्ति हित का अर्जन नहीं कर सकता। थैंक यू। और इसी के साथ आपका सिलेबस समाप्त हो गया।